हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी हिंदी की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा तथा बोलियां। हिंदी भाषा के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसका इतिहास जानेंगे, कैसे इसका विकास हुआ था। संस्कृत से इसके बाद क्या आया आपका, है ना, पाली आई, प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर औहट आई। ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर आप वाक्य जानोगे, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में जान जाओगे, क्योंकि आज की क्लास में जिन चीज़ों का, जिन पदों का या जिन शब्दों का उपयोग होगा वो अगली क्लासेज में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, हिंदी वर्णमाला। क्योंकि सपोज करो संधि पढ़ रहे हो तो संधि में यूज होगा ह्रस्व या दीर्घ, स्वर, व्यंजन। तो वर्णमाला में ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं, एक हिंदी भाषा तथा बोलियां आज की क्लास में आ जाएगी और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हिंदी वर्णमाला, जो आपकी अगली क्लास में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा तथा बोलियां। हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? जब शुरुआत में आर्य, वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, ईसा पूर्व आर्य यहाँ आए तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये इनकी लिपि थी। लिपि वो होते हैं जो जिसमें किसी भाषा को लिखा जाता है, वो संकेत, ठीक है, वो हो गई लिपि, वो चिन्ह है। और भाषा तो पता ही है, जो बोली जाती है वो भाषा हो गई। तो सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत में भी था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बहुत क्लिष्ट थी, बहुत बड़े बड़े शब्द हुआ करते थे, आम लोगों की समझ में नहीं आता था, आम लोग पढ़ भी नहीं पाते थे सही से। तो फिर इसको सरल बनाया गया लौकिक संस्कृत में। शब्द थोड़े छोटे हो गए, इजी हो गए लोगों को बोलना, लौकिक संस्कृत हो गया, आम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करने लगे। इसके बाद फिर आई आपकी पाली भाषा। बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं इसी में लिखे गए और जो आमजन होते थे वो पाली भाषा ही बोलते थे। फिर आई, पाली को जोड़ दो बौद्ध धर्म से, फिर आई आपकी प्राकृत। प्राकृत भाषा थी जैन धर्म के धर्म ग्रंथों में यूज हुई है और जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे, जो उनका संघ हुआ करता था जैन का, वो सब लोग यूज करते थे इसको। पाली के बाद प्राकृत आई। प्राकृत के बाद माना जाता है कि सौर सेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश आई और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। लेकिन अपभ्रंश और हिंदी, इसके बीच में एक भाषा और आई है जिसे बोलते हैं औहट। तो इस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी बोली जाने लगी। अब हिंदी, अगर इंडिया का मैप ले लें, ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक। अगर ये मैप ले लें इंडिया का, तो हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाती है? यहां से अगर ले लो आप राजस्थान, एमपी वगैरह, यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहीं सब बोली जाती है। इस एरिया में हिंदी आपकी बोली जाती है। तो 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, मतलब प्रमुख रूप से बोली जाती है। वैसे तो किसी ना किसी राज्य में, और राज्यों, साउथ के राज्यों में भी कुछ लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब जब हिंदी का विकास होगा तो हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं बनेंगी, उपभाषाएं, और इन उपभाषाओं के अंतर्गत बनेंगी बोलियां। यही सब चीजें आप लोगों को जाननी है। टोटल हम 28 बोलियां पढ़ेंगे, है ना। जैसे भोजपुरी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, अवधी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। तो आपका जो मेन टॉपिक है यही बोलियों पर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले भी अब क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन वो थोड़े डायनामिक हो गए। आसपास के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पूछ लेते हैं, कब बोली गई, कहाँ से विकास हुआ, तो इतिहास पर भी चले जाते हैं। तो सब कुछ जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं भाषा है क्या। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, एक हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं, कई बुकें लिखी हैं। इन्होंने बोला है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, दूसरों को भेजने हैं, दूसरों के पास ट्रांसफर करने हैं, तो आप किसी भाषा में बोलोगे ना। हालांकि संकेतों में भी बोल सकते हो, लेकिन भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरों के विचार भी आप समझते हो, दूसरा बोलेगा तो उसे समझ भी पाओगे। तो ये सब भाषा के माध्यम से ही पॉसिबल है। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत वगैरह भी भाषा का ही रूप है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लो।
कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। यहां से क्वेश्चन बनता है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी अक्षर है। वर्ण के बारे में जानते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं लिपि या लिपि चिन्ह। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ है, आ क्या है? लिपि चिन्ह है, ये लिपि है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण या अक्षर, फिर शब्द। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में होता है तो यही शब्द क्या बन जाते हैं? पद। ठीक है। शब्द अगर जैसे अक्षर लिखा है, जैसे लिखा है वृक्ष, वृक्ष अपने आप में एक शब्द है। लेकिन इसी वृक्ष का प्रयोग किसी वाक्य में कर दें कि वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो ये सारे वृक्ष हो जाएगा, पर बहुत सारे, ये सब क्या बन जाएंगे? पद। इन्हें बोलेंगे पद। तो शब्द के बाद पद। और जब बहुत सारे शब्द मिलके एक व्यवस्थित क्रम में किसी सार्थक अर्थ को देते हैं तो वो हो जाता है वाक्य। और जब इन्हीं वाक्यों का प्रयोग कारक, विभक्ति, लिंग वगैरह के अनुसार होने लगता है तो उसे बोलते हैं अन्विति। ठीक है। अभी आगे चल के इन सबको वन बाई वन करके समझाएंगे। शब्द समझ लो। वर्णों यानी कि अक्षरों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे। अगर अर्थ नहीं दे रहा है, वृक्ष को उल्टा लिख दो छाबरा, कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये शब्द नहीं कहलाएगा। इसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। पद पर आते हैं। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जब कोई अक्षरों का समूह या वर्णों का समूह सार्थक अर्थ दे तो वो शब्द हो गया। और जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो इसे पद कहते हैं। ध्यान रखना। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। अकेला मोहन अपने आप में शब्द है, क्रिकेट शब्द है, खेलता शब्द है और है शब्द है, जब ये अकेले अकेले लिखेंगे। लेकिन एक वाक्य बना दिया गया इनका मिला के तो फिर ये पद हो गए। मोहन पद है, क्रिकेट पद है, खेलता पद है। ठीक। यह वाक्य चार शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द क्या कहलाते हैं? पद। आगे चलते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों, यानी कम से कम दो शब्द हों और सार्थक भी हों और कोई अर्थ भी प्रदान करें तो इन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। ठीक है। तो इसमें शब्द भी हैं, पद भी हैं और ये अर्थ और सार्थक अर्थ दे रहा है तो ये अपने आप में वाक्य भी हो गया। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल, मतलब उल्टा कर दो, जाएगा विद्यालय मोहन कल लिख दें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे। फिर इसे क्या कहेंगे? शब्द समूह। इसे कहेंगे शब्द समूह। शब्द हैं और उनका समूह है लेकिन कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है तो वाक्य नहीं कहलाएगा अगर इसे उल्टा लिख दिया जाए तो। ठीक है। अब वाक्य के अंग जान लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो हो गया उद्देश्य, और जो बात कही जाए वो हो गया विधेय। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? राहुल के बारे में, कि राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो राहुल क्या हो गया आपका? उद्देश्य। और होशियार विद्यार्थी है, ये क्या हो गया? विधेय। तो विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण है चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, तो एक व्यवस्थित शहर है क्या हो गया? विधेय। उद्देश्य और विधेय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्विति जान लेते हैं। अन्विति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। अब मोहन ने खाना खाया, ठीक है, या मोहन खाना खा चुका, पास्ट में चला गया, भूतकाल में। ठीक। और मोहन खाना खाएगा, आपका फ्यूचर में चला गया। तो इस प्रकार से काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से जो यूज होता है वो परस्पर संबंध क्या कहलाता है? अन्विति।
यह संबंध कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। तो आगे आते हैं, अगले टॉपिक यहीं से क्लियर होते हैं। आपका आज का टॉपिक क्या है? भाषा और बोलियां। अगला टॉपिक क्या होगा आपका? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पूरी, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक पर आ जाएंगे हम, तो संधि समास में से कोई उठा लेंगे, संधि हो गया, समास हो गया। फिर आ गया आपका यही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह, उस पर क्लास आ जाएगी। जो छोटे टॉपिक होंगे तो डेली भी क्लास आ सकती है, वैसे अभी आपकी अल्टरनेट डे पर आ रही है, इसलिए आ रही है कि आप लोग साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएं। हम इसकी स्पीड जल्द ही बढ़ाएंगे, तो डेली भी क्लास आएगी। बस पढ़ते रहो हर एक चीज़ और समय पर उसके एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव जो है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखें कि हिंदी किस भाषा परिवार से आती है, तो भारोपीय भाषा परिवार, भारत तथा यूरोपीय भाषा परिवार की ये भाषा है भारोपीय, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक्चुअली यहाँ पर जो अरब आए थे ना, वो सिंधु नदी को इंदु या हिंदू बोलते थे, ठीक है, हिंदू, इसी से हिंदू शब्द आया, और हिंदू से हिंदवी, हिंदवी से फिर हिंदी आई, ठीक। तो हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत से आपकी क्या आई? लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवहट्ट, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो जस्ट बाद आई वो हिंदी आई। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। जबकि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या आदि जननी, सभी भाषाओं की जननी कहते हैं हिंदी की जो भाषा है। वैसे संस्कृत से तो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी निकली हुई हैं, ठीक। इसे देव भाषा या देववाणी कहते हैं। तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यहाँ पर एक चीज और जोड़ सकते हो, अवहट्ट। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान क्या अवहट्ट नाम देते हैं और कुछ विद्वान इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। अवहट्ट नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किसने लिखा है? विद्यापति हैं, जिन्होंने कीर्तिलता में किया है इसका उपयोग। राजभाषा के रूप में हिंदी देख लेते हैं। अब ये कुछ प्रावधान देख लेते हैं, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस समझ लो और क्यों मनाते हैं वो समझ लो। फिर 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया और संविधान में ये लिखा था कि देश की जो राजभाषा है, राज्य की राजभाषा है, वो हिंदी होगी। तो यहाँ पर भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान हो गई हिंदी को। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसलिए देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। आगे चल के लास्ट में हम देवनागरी लिपि के बारे में भी इतिहास देंगे, कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों देवनागरी बोला जाता है, ठीक है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। प्राचीन नागरी देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। ब्राह्मी लिपि मैंने बोला संस्कृत जो थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। जो बोलते हो वो होती है भाषा। जब इस भाषा को किसी चीज में लिखना है ना, तो आप सपोज करो मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैंने यही लिख दिया कि मैं कुछ बोल रहा हूं। ये जो अक्षर लिख रहा हूं ये है देवनागरी लिपि में, ठीक। और अगर इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, मैं करके मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ये रोमन लिपि हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी में मैंने लिख दिया। तो लिपि होता है जो शब्द, चिन्ह, अक्षर, ये अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखो इंडिया में बहुत सारी लिपियां आई हैं। जब ईरानी यहां पर आए तो एक लिपि आई थी आरमाइक, इसी से जन्म हुआ खरोष्टी लिपि का। अशोक के जो शिलालेख हैं, एक दो शिलालेख आरमाइक में भी हैं, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा वगैरह, खरोष्टी लिपि में भी हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि इस टाइम तक आपकी लिपि ब्राह्मी और ज़्यादा से ज़्यादा पाली का भी विकास हो गया था।
तो देवनागरी जो खरोष्ठी है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं, मतलब इधर से शुरू होती है इस तरफ आती है, और हम कहाँ से लिखते हैं हिंदी, इधर से इस तरफ। तो ये हो गई खरोष्ठी। खरोष्ठी ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भी आपकी दाएं से बाएं थी, ऐसे ही उर्दू है वो भी दाएं से बाएं ही है, और हिंदी क्या है, बाएं से दाएं। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 343(1), इसमें बोला गया है कि संघ जो है यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित हैं, जिसमें संघ की भाषा है, राज्यों की भाषा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होगी, इसका भी पूरा प्रावधान किया गया। जो अनुसूची 8 है संविधान की, वो भाषाओं से संबंधित है, जो राजभाषाएं होती हैं। उसमें शुरुआत में कम भाषाएं थी, धीमे धीमे करके नई नई भाषाएं शामिल होती रही हैं। लास्ट में जो आपकी 4 भाषाएं शामिल हुई थी वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये भी पूछ देते हैं कि 22 भाषाएं जो राजभाषा है 8वीं अनुसूची, उसमें कौन सी भाषा नहीं है। भोजपुरी इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन हाल ही में यूपी SSC के किसी एग्जाम में आया है। भोजपुरी इसमें नहीं है, अंग्रेजी भी इसमें नहीं है, और अगर दूसरे देश की बोलो तो नेपाली इसमें है। ये देखो, तो ये देख लो, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी का उल्लेख है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में देख लेते हैं। तो भाग 5 का जो अनुच्छेद 120 है वो क्या प्रावधान करता है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख, कि कौन सी भाषा प्रयुक्त हो सकेगी। तो जितनी भी राजभाषाएं हैं वो प्रयोग हो जाती हैं। अब भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में जो राज्यों के होते हैं प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 4 जून 1955 को बीजी खेर, ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 344। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। और काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। काका साहब कालेलकर के बहुत सारे आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, जो भी हिंदी पढ़ रहा होगा। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 348 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों की भाषा क्या होगी। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जो स्थानीय भाषा है उसमें दी जाएगी। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी बात होगी। इसके बाद अनुच्छेद 350 भी, जो भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख है और इसकी नियुक्ति केंद्र करते हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए केंद्र को, संघ को, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करेगा। आगे चलते हैं। अब शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जिनकी अपनी लिपि हो, लगभग 2000 वर्ष पुराने उनके खुद के ग्रंथ हो, इसी भाषा में हो। तो कुछ प्रावधान, मतलब इनके कुछ क्राइटेरिया होता है, उस आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। शुरुआत में केवल आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी साउथ की हो गई, संस्कृत छोड़ के 4, और उड़िया। ठीक है, ये थी 6 शास्त्रीय भाषाएं। अभी हाल ही में 2024 में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। वो कौन कौन सी हैं, असमी, मराठी, बंगाली, पाली और प्राकृत। तो अब टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं, 11। आगे चलते हैं। आपका जो मेन कंटेंट है भाषा बोलियां जो हर जगह रहता है वो ये है, अब जो शुरू हो रहा है। हिंदी भाषा के विकास की जड़ें उस जनभाषा में विद्यमान है जिसे सौर सैनी अपभ्रंश कहा जाता है, क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश से ही अवहट्ट तो फिर हिंदी आई है। अपभ्रंश के अंतिम चरण में प्रारंभिक हिंदी की झलक हमें मिलती है। हिंदी के इस प्रारंभिक रूप को क्या बोलते हैं, अवहट्ट। वैदिक भाषा की ही धारा लौकिक संस्कृत, वैदिक भाषा जो थी आपकी वैदिक संस्कृत, उससे क्या निकली, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अवहट्ट, इसके रूप में विकास हुआ। इस प्रकार हिंदी का विकास अविच्छिन्न रूप से अपने मूल वैदिक संस्कृत से ही हुआ है, ये ध्यान रखना।
और ब्राह्मी लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। शुरुआत में हिंदू बोलते थे, फिर हिंदवी, फिर हिंदी आया यहाँ से। हिंदी उत्तर भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं इनकी भाषा है। उत्तर भारत एवं मध्य भारत के 10 प्रांतों में यह बोली और समझी जाती है। 10 प्रांत कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश पहाड़ी भाषा वाला, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये भी पहाड़ी वाला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं जिन्हें हिंदी का क्षेत्रीय रूप या भेद कहा जा सकता है। 5 भाषाएं ध्यान से याद कर लो कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अब पश्चिम फिर जाएंगे हम, देखो पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी 2 तो हो गए, फिर पश्चिम की तरफ जाओ तो पश्चिम में फिर से राजस्थान है। अभी मैंने मैप बनाया था, फिर से बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे करके चलोगे ये, तो आपका क्या है, राजस्थान इधर है पश्चिम में, ठीक। तो राजस्थान हो गया आपका, और फिर बिहारी, बिहार आपका पूर्व में है, एरिया बिहार हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर लो, ये बिहार हो गया आपका। तो राजस्थान फिर से आप पश्चिम में चले गए और बिहार आप फिर से पूर्व में चले गए। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर राजस्थान, फिर बिहारी, और आखिरी है पहाड़ी भाषा उत्तराखंड हिमाचल वाली। अब इन सभी भाषाओं की जो उपभाषाएं हैं इनके अंतर्गत 18 बोलियां हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ब्रजभाषा या ब्रजी, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे कोरबी भी बोला जाता है, बुंदेली, और बांगरू या हरियाणवी। बांगरू नाम कहाँ से पड़ा? बांगड़ वाला क्षेत्र है बांगर। बांगर और खादर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बांगर वो भूमि होती है जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ की मिट्टी से ही बनी होती है, लेकिन पुरानी भूमि होती है, ऊपर ऊंचाई पर हो जाती है, ठीक है। और खादर वो होती है जो नई मिट्टी होती है जहाँ पर बाढ़ की मिट्टी आती है। तो इसी बांगर क्षेत्र में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, खड़ी बोली वाला ये, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा का क्षेत्र था, और यहाँ पर ही किसका, खड़ी बोली का विकास हुआ। अमीर खुसरो इसके प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। बांगरू हरियाणवी, ठीक। खड़ी बोली की बात हो रही है, हरियाणवी की भी बात हो रही, तो हरियाणवी भी बांगर से ही निकली है, ठीक। आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जिनके नाम क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहले सब नाम जान लो, फिर 1 बाय 1 करके सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी को मेवाड़ी भी बोला जाता है, और जयपुरी को हाड़ौती या ढूंढाड़ी भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अब आते हैं हिंदी की सभी 18 बोलियां, उनका क्षेत्र, उनकी विशेषताएं। ब्रजभाषा या ब्रजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी में कहा मथुरा वाला क्षेत्र, मथुरा, आगरा, फिर आपके राजस्थान के भरतपुर वगैरह होगा, ठीक। तो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, एटा, धौलपुर, गुड़गांव हरियाणा हो गया आपका, भरतपुर और करौली ये आपके कहाँ हो गए हैं? राजस्थान, बदायूं आदि क्षेत्र आते हैं। मध्यकाल में यह साहित्य में प्रयुक्त होने लगी थी। साहित्य में अगर कोई भाषा बहुत ज़्यादा प्रयोग हुई है मध्यकाल में तो ये ब्रज भाषा है, अतः इसे आदरपूर्वक क्या, ब्रज भाषा कहा जाने लगा। ब्रज भाषा की मुख्य प्रवृत्ति क्या है कि शब्दों का जो अंत होता है वो अ से होता है, औकारांत का मतलब अ से अंत होगा। तो जैसे आयो, गयो, भलो, कारो, पीरो। अगली भाषा देखते हैं, कन्नौजी। कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? फर्रुखाबाद, कन्नौज के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। एटा, इटावा, कन्नौज, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिले हैं। ये ध्यान रखना, जब आप लोग देखोगे ना अवधि, तो अवधि जो अवध वाला क्षेत्र है ना उसके पास में हरदोई है, लेकिन हरदोई में अवधि ना बोल के कन्नौजी बोली जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग इसे ब्रज भाषा का ही एक उपरूप मानते हैं। कन्नौजी की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? शब्दों का ओकारांत, उसमें ओ से हो रहा था, आओ से, और यहाँ पर ओ से अंत होगा, ठीक है। तो जैसे आओ, गओ,
भलो, कारो, पीरो। आगे चलते हैं, बुंदेली या बुंदेलखंडी। यह बुंदेलखंडी बोली है जो झांसी, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, हालांकि ग्वालियर और भोपाल बुंदेलखंड में नहीं आते लेकिन उससे टच है, सिवनी, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद में बोली जाती है, यानी कि यूपी और एमपी के जिलों में। अगली भाषा है बांगरू, वही जो मैंने बांगर वाला बताया ना, वो वाली है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं क्योंकि यह प्रमुख रूप से हरियाणा में बोली जाती है। बांगर उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ की भूमि ऊंची हो और बाढ़ में ना डूबे। इस प्रकार की भूमि वाले हरियाणा को बांगड़ या बांगर प्रदेश कहते हैं और इसीलिए यहाँ की बोली क्या है, बांगरू। इस बोली में कौन सी ध्वनियों का उपयोग होता है, मूर्धन्य ध्वनियों, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अगली क्लास में ये सब आप लोग जान जाओगे कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। कि अधिकता उच्चारण में है, ना के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, ड़ा का। जैसे कौन को क्या बोलते हैं ये लोग, कौण, पानी को पानी। और व्यंजन दुत्त का भी प्रयोग होता है, मतलब दो शब्द रिपीट होते हैं शब्द, जैसे राजा को राजा, भीतर को भित्तर। अगली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, यही है अमीर खुसरो से संबंधित। इसका क्षेत्र कौन सा है, मेरठ, बिजनौर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले हैं। रा का प्रयोग क्रियाओं में प्रमुखता से होता है, मतलब हरियाणवी से मैच करती है, जैसे करना, जाना, खाना, आना। जो व्यंजन दुत्त होता है इसकी प्रवृत्ति भी इस बोली में भी मिलती है, जैसे बेटा, जाता, भेजा, छोटा, बड्डा। अवधी बोली देखते हैं। यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, अवधी। अवध क्षेत्र में बोले जाने के कारण यह अवधी कहलाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जिलों में बोली जाती है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, पिछली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। और द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन लिखा है। ये महाकाव्य सभी किसमें है, अवधी भाषा में। इसमें विशेषता क्या है, इया प्रत्यय का प्रयोग प्रचुरता से होता है, जैसे बिलैया, चरपैया, मलैया आदि। बा प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों में देखा जाता है, जैसे बेटुआ, घोड़वा, रजिस्टरवा आदि। भूतकाल में इस या इसी प्रत्यय का प्रयोग अवधि में होता है, जैसे कहिस, रहीसी। बघेली पर आते हैं। बघेलखंड का क्षेत्र आपका निचला क्षेत्र है, अवध के नीचे वाला क्षेत्र। तो अवधी बोली दक्षिण का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। यहाँ की बोली को बघेली कहा जाता है। इसका केंद्र मध्य प्रदेश में है, एक जिला रीवा, सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं, इसको माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह बोली दमोह, एमपी के ही हैं, जबलपुर, मांडला, बालाघाट में भी बोली जाती है। कुछ लोग इसे स्वतंत्र बोली न मानकर अवधी का ही एक उपरूप मानते हैं। छत्तीसगढ़ी पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी नाम ही है तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस बोली का क्षेत्र है। इसे लरिया, खलोटी या खलताही भी कहा जाता है, तो ये नाम भी याद रखना। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन कठिन बनाने की कोशिश की गई तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केंद्र कौन कौन से हैं, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव। जो वहाँ के सीएम थे पहले बीजेपी के, वो राजनांदगांव ही उनकी सीट थी। खैरागढ़, राजगढ़, सरगुजा, इसमें यहाँ पर बोला जाता है। इसका लोक साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। जो छत्तीसगढ़ी है, लोक साहित्य होता है जो स्थानीय भाषा, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया साहित्य। का का उच्चारण यहाँ खा के रूप में होता है, जैसे इलाका को इलाखा बोलते हैं। अब आते हैं भोजपुरी। भोजपुरी का विकास कहाँ हुआ, बिहार में एक जिला है, शाहाबाद जिले के एक कस्बे का नाम क्या है, भोजपुर। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार इसी भोजपुर के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, भोजपुरी पड़ा। हालांकि बिहार का कस्बा है लेकिन यूपी के ज़्यादा जिलों में ये बोली जाती है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है, जैसे बस्ती, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंपारण, सहारनपुर, पालामऊ, भोजपुर आदि में बोली जाती है। भोजपुरी में भूतकालिक क्रिया रूप प्रायः लकारांत होते हैं, जैसे आयल, गैल, रहली, भैल।
जो इसके विशेषण होते हैं वो अकारांत होते हैं, जैसे छोट, भल, तोहार, छुटका, बड़का, छुटकी रूप भी विशेषणों में देखे जाते हैं। जो भविष्य काल की क्रियाएं होती हैं वो बकारांत होती हैं, बा से अंत होता है उनका, यानी कि होब, जाएब, खाइब, मतलब खाएंगे, खाइब मतलब भविष्य में खाएंगे। अगली भाषा है मगही बोली जो है, यह बोली बिहार में बोली जाती है। मगही का विकास मागधी से हुआ है, अतः कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती है? गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर, रांची, सारण। ठीक है, यहाँ तक के क्षेत्र बिहार के हैं और ये रांची, सारण आपके झारखंड आदि जिलों में यह बोली जाती है। सारण होगा यहाँ पर, तो सारण आपका बिहार में आ जाएगा। इस बोली में लोक साहित्य प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि इसमें भी लोक साहित्य की रचना हुई है। मैथिली इंपॉर्टेंट भाषा है, इनके एक कवि बहुत फेमस है विद्यापति। तो मिथिला प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मैथिली पड़ा। इसका एक अन्य नाम तिरहुतिया भी है, यानी तिरहुत प्रखंड है यहाँ पर बिहार में, इसी क्षेत्र में तिरहुत प्रखंड है, तो इसका एक नाम क्या है? तिरहुतिया। यह बोली बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है और साहित्य की दृष्टि से ये भी पर्याप्त समृद्ध है। विद्यापति ने जो अपनी रचना है पदावली इसी बोली में लिखी है, मैथिली में। भाषिक दृष्टि से मैथिली और बंगला में इतनी समानता है कि बहुत दिनों तक लोग विद्यापति को बंगला भाषा का कवि मानते रहे। आगे चलते हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ नाम ही, मारवाड़ होता है जोधपुर, मेवाड़ है जयपुर और मारवाड़ है जोधपुर के पास का क्षेत्र। यह राजस्थानी हिंदी बोली है जो मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण मारवाड़ी कहलाई। यह राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? जोधपुर, किशनगढ़, किशनगढ़ में बनी ठनी जो वहाँ की एक चित्रकला है, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर जिले आते हैं। शेखावटी, सिरोही, बीकानेरी इसी की उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? शेखावटी, सिरोही और बीकानेरी। अब मेवाती पर आते हैं। मेओ लोगों की बोली होने के कारण मेवाती, मेवात अलग है, मेवाड़ अलग है, ध्यान रखना। यह उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है। कौन कौन से? अलवर, भरतपुर, गुड़गांव के आसपास बोली जाती है और इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। अहीरवाटी मेवाती की प्रमुख उपबोली मानी जाती है। अगली भाषा है मालवी, मालवा क्षेत्र में। मालवा प्रदेश की बोली होने के कारण मालवी कहा जाता है। मालवा प्रदेश होता है, मालवा का पठार है, एमपी और ये आपका महाराष्ट्र का कुछ भाग मिला के, ठीक है। इसके अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान के बूंदी, झालावाड़, उत्तरी मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम जिले आते हैं। जयपुरी, जयपुरी बोले को देखते हैं। जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी या ढूंढाही आदि नामों से जाना जाता है। इसका परिनिष्ठित रूप जयपुर में बोला जाता है और यही क्षेत्र मेवाड़ भी कहलाता है, जयपुर का क्षेत्र, ठीक। इसके अतिरिक्त यह बोली कोटा, बूंदी आदि जिलों में भी बोली जाती है। हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोली है। कुमाऊनी चलते हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली ये सब अब पहाड़ी बोलियां आ गई, नेपाली। इस बोली का क्षेत्र कुमाऊं है जो अब उत्तराखंड में है। कुमाऊं में बोली जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा। यह पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोली है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तरकाशी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। अगली भाषा है गढ़वाली, ये भी पहाड़ी है। यह पहाड़ी बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और गढ़वाली कहा जाता है। ये भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, बद्रीनाथ, दक्षिणी नैनीताल के साथ साथ यह देहरादून और मसूरी में बोली जाती है। गढ़वाल का लोक साहित्य भी पर्याप्त रूप से समृद्ध है। अंतिम बोली जो है वो है नेपाली। नेपाली वस्तुतः एक भाषा है जो नेपाल में बोली जाती है, किंतु इसे बोलने वाले भारत में भी हैं। भारत के कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर आदि इलाकों में भी हैं। हिंदी की देवनागरी विकास क्रम एवं विशेषताएं। देवनागरी लिपि के बारे में आप जानते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रायः हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन।
उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है तथा पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष में दो लिपियां प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती है, एक ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, और इसी ब्राह्मी से आपकी देवनागरी निकली है। प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों पर यही दो लिपियां अंकित मिलती हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। बाएं से दाएं, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ? गुप्त लिपि। जो गुप्त साम्राज्य के समय लिपि थी वो गुप्त लिपि हो गई, और इसके बाद कुटिल लिपि का विकास हुआ, और यही कुटिल लिपि जो है इसी से आई है आपकी देवनागरी लिपि। इस विकास क्रम को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है: ब्राह्मी, गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और यहीं से क्या आई आपकी देवनागरी। देवनागरी लिपि का नामकरण देवनागरी क्यों किया गया, इसके बारे में भी जान लो क्या तथ्य हैं। तो विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण जो हैं वो इस लिपि का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे नागरी या देवनागरी कहा गया। कुछ लोग मानते हैं कि नागवंशीय जो राजा थे वो इनकी लिपि थी, इसलिए इसे क्या कहा गया? देवनागरी कहा गया। लेकिन सबसे जो तर्क संगत मत है वो ये है कि स्थापत्य कला की शैली है एक नागर शैली। तीन शैलियां हैं स्थापत्य कला की। तो उत्तर में आपकी कौन सी? नागर। मध्य भारत में है बेसर, और दक्षिण भारत में है आपकी द्रविड़ शैली। स्थापत्य कला की या मंदिर निर्माण कला की ये शैलियां हैं, ठीक है। तो इसी नागर शैली की वजह से इसे क्या है? देवनागरी बोला जाता है, क्योंकि चतुर्भुज आकृतियां इसमें भी होती थी नागर शैली में, और नागरी लिपि में भी चतुर्भुज आकृतियां जैसे गा, पा, भा, मा आदि, इस साम्य के कारण इसे देवनागरी कहा गया। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, उन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं रिवीजन के पर्पज से। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि मानक हिंदी जो है वो खड़ी बोली है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? शब्द। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343(1) हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया। इसमें पाली भारत की प्रथम देश भाषा, देश भाषा होती है स्थानीय भाषा जो आम लोग बोलते हैं, आमजन की भाषा। तो पहले तो आमजनों की भाषा आपकी संस्कृत तो थी नहीं, हालांकि संस्कृत बोली जाती थी, ग्रंथ इसी में लिखे जाते थे। तो जो पहली देश भाषा बनी वो थी पाली, और इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, यानी पाली से ही किसका जन्म हुआ है? प्राकृत का। तो इसे क्या बोलते हैं? सबसे पुरानी प्राकृत भी बोल देते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार की सदस्य है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी कि अक्षर। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। उर्दू का भी विकास इन्होंने किया, इन्होंने बहुत सारे काम किए अमीर खुसरो ने। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है, क्योंकि फाइनली इसका जो विकास हुआ है वो संस्कृत से ही आई हैं ये भाषाएं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? अपभ्रंश, और इसी से अवहट्ट फिर हिंदी। और डिटेल में जाएं तो सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश कहां से आया? आपने महाजनपद का नाम सुना होगा, 8 महाजनपद यूपी में थे, ठीक है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे आपके वो यूपी में थे। तो ये कौन कौन से थे आपके? उसमें एक था सूरसेन, यादवों का क्षेत्र था, ये मथुरा का क्षेत्र, ठीक, भगवान कृष्ण वाला क्षेत्र। यहीं से सौर सैनी अपभ्रंश का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा है, उर्दू को भी यूपी में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी। हाड़ौती और ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है, यहां से क्वेश्चन भी आया था। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी बोला था। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है।
हिंदी शब्द की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ठीक है, जो 5 उपभाषाएं मैंने बताई, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी बोली और आपकी राजस्थानी बोली और पहाड़ी, इसके अंतर्गत कहीं 17 है, कहीं 18 है, किसी ने 19 भी बोला है, तो इसमें नहीं जाना तथ्यों में, हमने 18 बोलियां पढ़ ली हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी क्या बोलते हैं, दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने और हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण और महत्वपूर्ण रिश्तों को अधिक गहराई और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन का स्टार्टिंग हुआ। कब स्टार्टिंग हुआ? 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हालांकि सम्मेलन शुरुआत में 4 वर्ष पर मनाया जाता था, फिर 3 वर्ष पर, फिर बाद में प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। इस समय इंदिरा गांधी जी देश की पीएम थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोधवाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी बोधवाक्य संस्कृत का था, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना संदेश दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में डिसाइड किया कि प्रत्येक वर्ष भारत विश्व हिंदी दिवस मनाएगा। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। यहाँ पर आपका आज का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। अब इस पर जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 बैचेज चल रहे हैं। यूपीएसआई का बैच चल रहा है, जिसे भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है और आरओ का भी जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसका बैच चल रहा है। तो आराम से आप लोग जिसे भी ज्वाइन करना है, आपके टच में जो भी पर्सन है कॉन्टैक्ट में, आप लोग जरूर शेयर करें, उनके साथ अपना अनुभव शेयर करें, जो आपका फीडबैक है उन्हें बताएं। और बैच ज्वाइन करने का वही तरीका है कि जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेस में जाके वहीं से कोर्स जो भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।